आज हमारे सामने एक ऐसी किताब है जो सिर्फ सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। एक टाइम मशीन की तरह है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की कालजयी रचना वोल्गा से गंगा के। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वो इसे एक ऐतिहासिक उपन्यास से कहीं ज्यादा मानव सभ्यता के 8000 साल के सफर का एक दस्तावेज बताते हैं। और ये सफर कमाल का है सच में। 11 कहानियों में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1942 तक का इतना लंबा सफर। पर दिलचस्प बात ये है कि ये कोई इतिहास की क्लास नहीं लगती। लेखक ने एक काल्पनिक वंश की आंखों से हमें ये पूरा सफर दिखाया है। हाँ, जो वोल्गा नदी के किनारे से शुरू होता है और गंगा के मैदानों में आकर बसता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब समाज, संस्कृति और सबसे बढ़कर इंसान की सोच, इंसान की सोच के विकास को कैसे दिखाती है। चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। पहली कहानी नंदन हमें ले जाती है 6000 ईसा पूर्व में। वो पत्थर का जमाना है। अच्छा। इंसान पहली बार कबीलों में रहना सीख रहा है, जानवरों को पाल रहा है और जमीन पर कुछ उगाने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक मुझे याद है उस समाज का केंद्र पुरुष नहीं बल्कि स्त्री थी। बिल्कुल, वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था। वंश माँ के नाम से चलता था। ये बात आज के दौर में सोचना भी कितना कितना अलग लगता है। और अगली ही कहानी पूर्णा में जो 5000 ईसा पूर्व की है, हम देखते हैं कि ये मातृसत्ता कमजोर पड़ने लगी है। ये बदलाव क्यों आता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और देखिए, सांकृत्यायन दिखाते हैं कि जैसे ही निजी संपत्ति का विचार आया, निजी संपत्ति, समाज का ढांचा बदलने लगा। जब तक सब कुछ कबीले का था, तब तक माँ यानी स्त्री केंद्र में थी। लेकिन जैसे ही इंसान ने कहा ये गाय मेरी है या ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, अच्छा, तो उस संपत्ति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मेरा बेटा का विचार मजबूत हुआ। यहीं से पितृसत्ता की जड़ें जमनी शुरू हुई। और यहीं से शायद संघर्ष भी शुरू हुआ। अगली कहानी का नाम ही संघर्ष है, 4000 ईसा पूर्व की। सही। इसमें पहली बार हमें समाज में ऊंच नीच मतलब वर्ग संघर्ष की झलक मिलती है। लेकिन एक मिनट, 4000 ईसा पूर्व में वर्ग संघर्ष, क्या ये लेखक की अपनी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं है? क्या बेहतरीन सवाल पूछा है। और स्रोतों में भी इस पर इशारा किया गया है। देखिए, इसे आज के दौर के वर्ग संघर्ष की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। सांकृत्यायन असल में उस बीज को पकड़ रहे हैं जहां से असमानता शुरू हुई। अच्छा, उस शुरुआत को। जब कुछ लोगों के पास ज्यादा जानवर और बेहतर जमीन हो गई और कुछ के पास कम, तो समाज में अपने आप दो वर्ग बन गए, एक ताकतवर, दूसरा कमजोर। मतलब ये मार्क्सवाद का चश्मा लगाकर इतिहास देखना नहीं है। नहीं, ये उस सामाजिक सच्चाई को दिखाना है कि संसाधन का बंटवारा ही समाज में दरारें पैदा करता है। समझ गई। मतलब ये शुरुआती कहानियां सिर्फ अतीत का चित्र नहीं बल्कि हमारे समाज की नींव की ईंटें दिखा रही हैं। एकदम। समुदाय, लैंगिक भूमिकाएं, सामाजिक संघर्ष, इन सब की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो समाज बन गया, नियम बन गए, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब बड़े बड़े विचार यानी धर्म और दर्शन इस कहानी में एंट्री लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ लेखक एक बहुत बड़ा लीप लेते हैं। बहुत बड़ा। अगली कहानी प्रियदर्शी सीधे 300 ईसा पूर्व में यानी सम्राट अशोक के समय में हमें ले आती है। लगभग 3700 साल का फासला। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव है, अहिंसा और मानवता का संदेश है। इंसान अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहा, वो जीवन के अर्थ की तलाश कर रहा है। सही कहा। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि एक कहानी 4000 ईसा पूर्व की है और अगली सीधे 300 ईसा पूर्व की, तो मुझे थोड़ा झटका लगा। ये जो लंबे जंप हैं समय में, क्या ये कहानी के फ्लो को तोड़ते नहीं? नहीं, क्योंकि लेखक का मकसद एक ही परिवार की कहानी सुनाना नहीं है। मेरा मतलब है वो उस वंश के माध्यम से विचारों की यात्रा को ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा। वो इतिहास के उन मोड़ पर रुकते हैं जहां इंसान की सोच ने एक बड़ी करवट ली थी। और अशोक का दौर ऐसा ही एक मोड़ था। बिल्कुल, जहां एक सम्राट युद्ध छोड़कर धम्म की बात कर रहा था। ये इंसानियत के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके ठीक बाद एक और बड़ा वैचारिक मोड़ आता है कहानी महाप्रस्थान में, जो 400 ईस्वी की है। ये भारत में बौद्ध धर्म के पतन और हिंदू धर्म के दोबारा उठने का दौर है। ये सिर्फ धर्म का बदलाव नहीं था, है ना? नहीं, ये पूरे समाज की सोच में एक बड़ा तूफान था। और ये किताब दिखाती है कि ये बदलाव
कितने जटिल थे, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसमें पुराने रीति रिवाजों की वापसी थी। हाँ, और जाति व्यवस्था का और मजबूत होना था। ये दिखाता है कि समाज हमेशा आगे ही नहीं बढ़ता, कभी कभी वो पीछे भी लौटता है। और ये यात्रा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहती। 800 ईस्वी की कहानी बगदाद का गुलाम, वो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उस दौर में जब बगदाद ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। ये कहानी तो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। ये दिखाती है कि कैसे भारतीय ज्ञान जैसे कि गणित और खगोल विज्ञान अरब दुनिया तक पहुंचा और वहां से फिर यूरोप गया। ये तो क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक प्राचीन रूप था। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि भारत हमेशा से दुनिया से जुड़ा रहा है। विचारों का आदान प्रदान हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसे हम आज कभी-कभी भूल जाते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं का और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये विचारों का, ज्ञान का और विवेक का इतिहास है, जो सीमाओं को लांघकर पूरी इंसानियत को बदल देता है। सही। लेकिन इसके बाद सफर एक बहुत ही जटिल और शायद थोड़ा अंधकार भरे मोड़ पे आ जाता है, मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश राज तक। हाँ, ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे समाज बाहरी हमलों और भीतरी टकरावों से जूझ रहा था। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ आकर उम्मीद थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है? हाँ, इन कहानियों का स्वर निश्चित रूप से बदलता है। 1200 ईस्वी की पुनरागमन में हम बाहरी आक्रमणों का असर देखते हैं, और ये भी कि कैसे इन हमलों ने समाज को और ज्यादा संकीर्ण बना दिया। बिल्कुल, जातिवाद की जड़ें और गहरी हो गईं। फिर 1600 ईस्वी की भोजराज में मुगल काल के सामाजिक विद्रोह की झलक है। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा असर करती है वो है 1800 ईस्वी की शक्ति की देवी। चलिए शक्ति की देवी पर थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उपनिवेशवाद की कहानी नहीं है, है ना? एकदम सही। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी दबाव में एक समाज अपने ही अंधविश्वासों और कुरीतियों में और ज्यादा धंस जाता है। मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो समाज ने अपनी शक्ति खो दी, और उस खोई हुई शक्ति को पाने के लिए वो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और धार्मिक कुरीतियों का सहारा लेने लगा। अपनी तर्क करने की शक्ति खो देते हैं, तब आप असल में गुलाम बनते हैं। बिल्कुल। और फिर इस लंबे थका देने वाले सफर का अंत होता है 1942 में। आखिरी कहानी नया समाज। इसमें आजादी का संघर्ष है, क्रांतिकारी विचार हैं और एक नए बेहतर भारत की कल्पना है। ये उस 8000 साल की यात्रा का एक उम्मीद भरा पड़ाव है। हाँ, एक पड़ाव। तो ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि समाज कैसे बना, विचार कैसे पनपे, टकराव कैसे हुए। पर सवाल ये है कि ये किताब आज भी इतनी खास क्यों मानी जाती है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सार है, और हमारे स्रोतों में इसकी कुछ वजह बताई गई हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी कालखंड अनुसार कहानी शैली। मतलब इतिहास को कहानी की तरह बताना। हाँ, इतिहास की सूखी तारीखों और घटनाओं को उन्होंने एक दिलचस्प कहानी में पिरो दिया है। आपको लगता है कि आप अपने किसी पूर्वज की डायरी पढ़ रहे हैं। इतिहास बोझिल नहीं बल्कि अपना सा लगने लगता है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये विश्लेषण करती है कि क्यों और कैसे हुआ। सही, समाज का ताना बाना कैसे बुना गया उसकी पड़ताल है। जैसे कि पितृसत्ता क्यों आई या जातिवाद कैसे मजबूत हुआ। ये हमें घटनाओं के पीछे के सामाजिक कारणों को समझने में मदद करती है। और आखिरी बात जो इस किताब को महान बनाती है वो है लेखक के गहरे शोध और उनकी कल्पना शक्ति का अद्भुत मेल। सांकृत्यायन एक महापंडित थे। उन्होंने तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ऐतिहासिक ढांचा बिल्कुल पक्का है, लेकिन उस ढांचे के अंदर के किरदार, उनकी भावनाएं, उनकी बातें, वो सब लेखक की कल्पना की देन है। इसी वजह से ये किताब ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक आनंद का एक दुर्लभ संगम है। तो इस 8000 साल की यात्रा का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक लाइन में बताना हो कि पाठक इससे क्या लेकर जाता है? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज ये किताब दिखाती है वो ये है कि हमारे आज के कई बड़े सामाजिक मुद्दे, जैसे चाहे वो वर्ग संघर्ष हो, लैंगिक असमानता हो या जातिवाद, ये कोई नई बातें नहीं है। सांख्यित्यायन हमें दिखाते हैं कि इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो सभ्यता के विकास के साथ ही पनपी। ये समस्याएं एक तरह से हमारे सामाजिक डीएनए का हिस्सा बन चुकी हैं। और यही बात इस किताब को एक चेतन यात्रा बनाती है। चेतन यात्रा, बिल्कुल। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये हमें आईना दिखाती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हजारों सालों में ये समस्याएं नहीं सुलझी तो हम आज क्या अलग कर रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती,
ये बेचैन करती है। बिल्कुल। और इसी बेचैनी से एक आखिरी सवाल पैदा होता है। क्या? ये किताब 1942 में एक नए समाज की कल्पना और उम्मीद के साथ खत्म होती है। हाँ। इस सदी पर एक 12वीं कहानी लिखते तो उसका मुख्य विषय क्या होता? उस कहानी का संघर्ष किससे होता? तकनीक से, पर्यावरण से, या इंसान के अपने अकेलेपन से? उस कहानी में इंसानियत ने क्या खोया और क्या पाया होता?